हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। टॉपिक तो देख ही रहे हैं क्या है, चैट पर स्क्रीन पर टॉपिक देख रहे हैं ना। स्क्रीन पर आज टॉपिक है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कई बार इससे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा गंभीर टॉपिक में देखिएगा, ठीक है ना। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति को गंभीरता से लेना है, ध्यान रखिएगा। 2 से शायद 3-4 बार इससे प्रश्न यूपीएससी में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। 3-4 साल से ये प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए इसको थोड़ा सा गंभीर टॉपिक में रखिएगा। नीतीश गुड आफ्टरनून, सोनी नमस्ते, सभी लोग ज्वाइन कर लिए। चलिए, यही टॉपिक उस दिन शुरू भी किए थे, संयोग से इंटरनेट कट गया था तो क्लास नहीं हो पाया था, तो इसी को मैं आज से फिर शुरू कर रहा हूं। अगर आप लोग लिखे हों तो मैं बाँच देता हूं, फिर मैं आगे आता हूं। हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में कहा गया कि संघ के लिए एक संसद होगी। जब मैंने कहा कि संघ के लिए एक संसद होगी, इसका मतलब इसका कोई अपवाद नहीं है, कोई एक्सेप्शनल नहीं है, इसका कोई एक्सेप्शन है ही नहीं। हर कंडीशन में संघ के लिए संसद का होना अनिवार्य है। और आप लोग ये भी जानते हैं कि भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम होने के कारण लोअर हाउस लोकसभा को राष्ट्रपति निर्धारित कार्यकाल से पहले भी भंग कर सकता है। तो जिस समय लोकसभा भंग होगी उस समय संसद को निरंतरता प्रदान करने का काम राज्यसभा करेगा। यही कारण है कि आर्टिकल 83 सब क्लॉज 1 में राज्यसभा को संसद का स्थायी सदन बनाया गया। तो संघ के लिए एक संसद होगी जो कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनी होगी। क्योंकि हम लोगों को दोनों सदन के बारे में चर्चा नहीं करना, हम लोगों को लेकर राष्ट्रपति चलना है। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं कि राष्ट्रपति न तो संसद का सदस्य है और न ही संसद की गतिविधियों में भाग लेता। इसके बावजूद भी राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग एवं प्रधान बनाया गया। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग एवं प्रधान है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग एवं प्रधान क्यों बनाया गया? क्योंकि उसको शामिल किए बिना, अगर उसको आप शामिल नहीं करते संघ की संसद में, तो संघ का विधायी कार्य पूरा ही नहीं होगा। इसका मतलब संघ का विधायी कार्य तभी पूरा होगा जब राष्ट्रपति को शामिल करेंगे। इसका मीनिंग यही निकलता है कि राष्ट्रपति के पास लेजिस्लेटिव पावर है, राष्ट्रपति के पास विधायी शक्तियां हैं। तो राष्ट्रपति के पास विधायी शक्तियां हैं, इस बात की पुष्टि करने के लिए अनुच्छेद 79 को देखें तो यहां से 4-5 अनुच्छेद निकल करके सामने आ रहे हैं जो ये बात की पुष्टि करता है कि राष्ट्रपति के पास विधायी शक्तियां हैं। एक अनुच्छेद 85 है, 85, अनुच्छेद 87, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 111 और एक अनुच्छेद आता है 123। ये 5 आर्टिकल 85, 87, 108, 111 और 123 ये सिद्ध करता है कि राष्ट्रपति के पास विपुल विधायी शक्तियां हैं। राष्ट्रपति के पास विपुल विधायी शक्तियां हैं। अब ये आपको ध्यान रखना है कि चूंकि हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो शक्ति किसी के पास है तो शक्ति के उपयोग करने की शक्ति किसी के पास होता है। संघ की समस्त विधायी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन शक्ति का उपयोग राष्ट्रपति
मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करता है। शक्ति भले राष्ट्रपति के पास है, लेकिन शक्ति के उपयोग करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं है। राष्ट्रपति अपनी विधायी शक्ति का उपयोग मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। कुछ एक्सेप्शनल केसेज हो सकता है जहां कि राष्ट्रपति अपने विवेक का भी इस्तेमाल करता हो, बाकी मैक्सिमम जगहों पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही यह कार्य करेगा। तो अनुच्छेद 85 को आप लोगों ने पढ़ा। 85 क्या कहता है? सत्र आहूत करना, सत्र आहूत करना, सत्रावसान करना, एवं लोकसभा को भंग करना। ये पहला पॉइंट लिखिएगा, पहला अनुच्छेद लिख लीजिएगा। अनुच्छेद 85 इतना केवल लिख लो, बाकी मैं समझाऊंगा। अनुच्छेद 85 सत्र आहूत करना, सत्रावसान करना और लोकसभा को भंग करना। ये सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहां मिनिमम संसद में 2 सत्र की बात किया गया है कि संसद के 2 सत्र एक वर्ष में चलने चाहिए। लेकिन शर्त यह है, एक सत्र की समाप्ति और दूसरे सत्र के प्रारंभ के बीच का अंतरकाल 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब एक वर्ष में मिनिमम 2 सत्र का चलना अनिवार्य बताया गया। लेकिन इन प्रेजेंट टाइम भारत में संसद के 3 सत्र चलते हैं। पहला आता है, प्रत्येक नया वर्ष का पहला सत्र बजट सत्र होता है। प्रत्येक नया वर्ष का पहला सत्र बजट सत्र होता है, जिसकी शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ होता है। दूसरा मानसून सत्र होता है और तीसरा शीतकालीन सत्र होता है। इन प्रेजेंट टाइम संसद में 3 सत्र चलते हैं, लेकिन क्या कहा गया कि एक सत्र की समाप्ति और दूसरे सत्र के प्रारंभ के बीच का अंतरकाल 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कम से कम 2 सत्र का होना अनिवार्य माना गया है। इसे कहते हैं सत्र आहूत करना। मानसून सत्र शुरू होता है तो सत्र की शुरुआत होती है, सत्रावसान होता है, सत्र को समाप्त करते हैं। किसी विशेष सत्र का समाप्ति को सत्रावसान कहा जाता है। ये दोनों अधिकार राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। और तीसरा आता है लोकसभा को भंग करना। लोकसभा को भंग करने के संदर्भ में थोड़ा सा एक कंडीशन है। यदि आज मोदी मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सिफारिश करता है, तो हो सकता है कि राष्ट्रपति यह कहे कि एक बार आप पुनर्विचार कर लें, एक बार पुनर्विचार करने के लिए वापस भेज सकता है। लेकिन पुनर्विचार रहित या पुनर्विचार सहित यदि मोदी मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति से लोकसभा भंग करने की सलाह देता है, तो उसे ऐसा करना, लोकसभा भंग करना बाध्यकारी है। लेकिन मोदी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया हो या मोदी मंत्रिपरिषद ने विश्वास मत हासिल नहीं कर पाया, तो प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा देगा, संपूर्ण मंत्रिपरिषद भंग होगा और यह मंत्रिपरिषद यदि राष्ट्रपति से लोकसभा भंग करने की सिफारिश करता है, तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करने के संदर्भ में अपने विवेक का इस्तेमाल करेगा कि मुझे लोकसभा भंग करना चाहिए या वैकल्पिक सरकार के गठन के लिए प्रावधान करना चाहिए, विकल्प देखना चाहिए कि क्या कोई वैकल्पिक सरकार का गठन कर सकता है।
ये राष्ट्रपति अपने विवेक का इस्तेमाल करेगा यहां। तो सत्र आहूत करना, सत्रावसान करना एवं लोकसभा को भंग करना, यह राष्ट्रपति का पहला लेजिस्लेटिव पावर कहलाता है, पहला विधायी शक्ति है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन तो मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए। जल्दी बोलो, अनुच्छेद 85 में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? 85 तो क्लियर हो गया, कहीं कोई समस्या तो नहीं है ना? ये अनुच्छेद 85 को आप लोगों को ध्यान रखना है। सत्र आहूत करना, सत्रावसान करना एवं लोकसभा को भंग करने की प्रावधान है। ठीक है, इसमें कहीं कोई समस्या आप लोगों को नहीं होगा। पहला पॉइंट, ये तो लिख लिए ना, अनुच्छेद 85 का प्रोविजन तो लिख लिए है ना, बाकी मैंने आपको समझा दिया, समझ में आ भी गया होगा, मुझे नहीं लगता कि समस्या होगी। दूसरा आता है अनुच्छेद 87, अनुच्छेद 87। इसमें आप लोग पढ़ते हैं राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति का अभिभाषण, राष्ट्रपति का अभिभाषण 2 बार होता है। पहला, प्रत्येक नया वर्ष का पहला सत्र बजट सत्र होता है और बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ होता है। बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ होता है। और जब नई लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव, तो नई लोकसभा का जो गठन होगा वो भी राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ होता है। यहां भाषण शब्द नहीं लिखा गया है, यहां अभिभाषण शब्द लिखा गया है। इसका मतलब राष्ट्रपति का अभिभाषण मंत्रिपरिषद के द्वारा लिखित भाषण है, जिसमें सरकार की आगामी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों का उल्लेख किया जाता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण मंत्रिपरिषद के द्वारा लिखित एक भाषण है, जिसमें सरकार की आगामी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नीतियों का उल्लेख किया जाता है। इसमें इस राष्ट्रपति के अभिभाषण में कन्फर्म। और दूसरी बात, राष्ट्रपति का अभिभाषण जब होता है तो संसद के दोनों सदनों का केंद्रीय कक्ष में ज्वाइंट मीटिंग होती है। दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करता है, दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करता है। तो ये जो राष्ट्रपति का अभिभाषण जो 87 है, ये भी सिद्ध करता है, आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि अनुच्छेद 53 में कहा गया कि राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रधान है, और अनुच्छेद 79 में कहा गया कि वही राष्ट्रपति संघ की संसद का भी प्रधान है। तो जो राष्ट्रपति संघ की संसद का प्रधान है, वही राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रधान है। तो एक व्यक्ति 2 प्रधान है, तो कुछ एक ऐसा समय आता है जिसमें उसे दोनों प्रधान के रूप में सिद्ध करना पड़ता है कि हम दोनों ही प्रधान हैं। तो जब राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है तो उस अभिभाषण देने के लिए राष्ट्रपति सदन में उपस्थित होता है, सदन में उपस्थित होता है। अभिभाषण के लिए कहां उपस्थित होता है? सदन में। तो सदन में उसकी जो उपस्थिति होती है, यह सिद्ध करता है अनुच्छेद 79 के तहत वह संसद का अभिन्न अंग और प्रधान है। तो 87 में जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, यह अभिभाषण देने के लिए राष्ट्रपति सदन में उपस्थित होता है। तो सदन में इसकी उपस्थिति इस बात की पुष्टि करती है कि वह संसद का प्रधान है। प्रधान होने के नाते वह सदन में उपस्थित होता है। और जिस समय
वह राष्ट्रपति अभिभाषण दे रहा होता है, उसके अभिभाषण में एक शब्द बार बार आता है। क्या? वो शब्द जो बार बार आता है वो बोलता है मेरी सरकार। बार बार ये शब्द का उपयोग करता है, मेरी सरकार। ये जो बार बार मेरी सरकार बोलता है, तो जो यह इसका अभिभाषण है, जो बोलता है, स्पीच देता है, तो ये आर्टिकल 53 अनुच्छेद 53 कार्यपालिका के प्रधान होने की पुष्टि करता है। ये सिद्ध करता, जब बार बार मेरी सरकार कहता है, तो यही लगता है कि अच्छा सरकार का मुखिया यही है, जबकि आप लोग जानते हैं कि यह नॉमिनल हेड है, कंफर्म हुआ, रियल हेड नहीं है। संघ की कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान है, वास्तविक प्रधान तो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री है। लेकिन बार बार इसके स्पीच में एक शब्द आएगा मेरी सरकार। तो जिस समय वो भाषण दे रहा होता है उसमें बार बार मेरी सरकार होता है, बोलता रहता है। ये सिद्ध करता है कि इसका मतलब इस संघ की कार्यपालिका का प्रधान है। तो 87 दो अनुच्छेद की पुष्टि भी करता है कि सदन में उसका उपस्थित होना इस बात की पुष्टि करता है कि वह 79 के तहत संसद का प्रधान है। और बार बार उसके अभिभाषण जब देता है, जब बोलता है, तो उसके स्पीच में बार बार एक शब्द आता है मेरी सरकार। जब बार बार मेरी सरकार बोलता है तो बात की पुष्टि होती है तो कार्यपालिका का प्रधान है। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार के द्वारा एक लिखित भाषण है, जिसमें सरकार की आगामी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों का उल्लेख किया जाता है। इसलिए अभिभाषण शब्द का उपयोग दो ही जगह किया गया है, एक राष्ट्रपति का अभिभाषण, दूसरा वित्त मंत्री का बजट अभिभाषण, क्योंकि ये दोनों ही लिखित हैं, लेकिन लिखित इनके द्वारा नहीं है, ये सरकार के द्वारा लिखित भाषण पढ़ते हैं, इसलिए इनके भाषण को अभिभाषण कहा जाता है। ये समझ में आया। और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होती है, तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा कराने का एक माध्यम, जिसे आप लोग धन्यवाद प्रस्ताव के नाम से जानते हैं, मोशन ऑफ थैंक्स। चूंकि मोशन ऑफ थैंक्स सत्ता पक्ष के किसी सदस्य के द्वारा पेश किया जाता है, इसलिए यह विश्वास प्रस्ताव का प्रतीक माना जाता है। इस पर चर्चा होता है, चर्चा का जवाब प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दिया जाता है, और जिसका जवाब प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दिया जाता है उस पर मत विभाजन का प्रावधान होगा। लेकिन मोशन ऑफ थैंक्स पर चर्चा का जवाब पीएम देता है राज्यसभा में भी, लेकिन राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान नहीं होता, क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, न कि राज्यसभा के प्रति। इसलिए मोशन ऑफ थैंक्स पर मतदान केवल लोकसभा में होता है, मोशन ऑफ थैंक्स पर मतदान राज्यसभा में नहीं होता है। जल्दी बोलो, क्लियर हुआ? ये अनुच्छेद 87 क्लियर हो गया? अनुच्छेद 87 क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई पूछेगा तो बता सकते हैं ना, क्योंकि हमारे यहां पढ़ने के बाद आपको किसी से नॉलेज में 19 नहीं रहना है, नॉलेज में 21 रहना है, 21 रहना है, 20 भी नहीं रहना है, 21 रहना है। आ रही बात समझ में? और जो ये टीचर आजकल यूट्यूबर हैं उनको भी बता देना है, पढ़ा दिया करिए कभी कभी, ठीक है ना? 21 रहना है, 19 नहीं, ठीक है ना? ये है 87, अनुच्छेद 87। बिल्कुल क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर हो गया ना? अब तीसरा आता है अनुच्छेद 108। ये बना लिए हैं थोड़ा बहुत, जल्दी बोलो, थोड़ा बहुत बना लिए हैं, थोड़ा बहुत बना लिए हैं, लिख लिए हैं थोड़ा बहुत ना? चलिए नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 108, संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक
आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहां संघ शासन के स्तर पर 3 प्रकार का बिल है। 3 प्रकार का बिल। एक को हम लोग ऑर्डिनरी बिल कहते हैं, दूसरा मनी बिल ओब्लिक फाइनेंशियल बिल होता है, और तीसरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है। ऑर्डिनरी बिल साधारण विधेयक को कहते हैं, मनी बिल ओब्लिक फाइनेंशियल बिल धन विधेयक ओब्लिक वित्त विधेयक के नाम से जाना जाता है, और तीसरा है संविधान संशोधन विधेयक। अब देखना है 1935 के इंडियन गवर्नमेंट एक्ट में प्रावधान था कि अगर संसद के दोनों सदनों के बीच किसी भी विधेयक में असहमत की स्थिति हो जाती है तो गवर्नर जनरल संयुक्त बैठक बुला सकता है। यह 1935 के इंडियन गवर्नमेंट एक्ट में ऐसा प्रावधान था। लेकिन जब भारत को आजादी मिली और आजाद भारत का संविधान लागू हुआ, बना और लागू हुआ, तो हमारे यहां यह नहीं लिखा हुआ, लेकिन किताब लिख देता है, पढ़ाने वाले पढ़ा देते हैं और आप पढ़ने वाले पढ़ लेते हैं। उनसे आपने कभी यह नहीं पूछा कि क्या संविधान संशोधन विधेयक पर कभी ज्वाइंट सेशन बुलाया गया है, क्या मनी बिल पर कभी संयुक्त बैठक बुलाया गया है। संयुक्त बैठक अब तक 3 बार ऑर्गेनाइज हुई है, लेकिन कभी भी न मनी बिल के संदर्भ में बैठक आयोजित हुआ और न ही कभी संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में ऑर्गेनाइज हुआ। लेकिन पढ़ाने वाले पढ़ा देते हैं और पढ़ने वाले पढ़ भी लेते हैं और ताली भी बजा देते हैं। सिलेक्शन नहीं होता तो रोना लो करके 3 बोतल दारू पी करके मस्त रहते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना है कि संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान नहीं है मेरे यहां। संविधान संशोधन विधेयक पर ज्वाइंट सेटिंग नहीं होगा, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक एकमात्र ऐसा विधेयक है जिस पर संसद के दोनों सदनों को बराबर का अधिकार है। जिस पर संसद के दोनों सदनों को बराबर का अधिकार है, इसलिए संविधान संशोधन विधेयक पर असहमति का कोई कारण नहीं और ज्वाइंट सेशन का कोई प्रोविजन भी नहीं है। इसलिए संयुक्त बैठक संविधान संशोधन विधेयक पर नहीं बुलाया जाता। पहला चीज ध्यान रखेंगे कि ज्वाइंट सीटिंग संविधान संशोधन विधेयक पर नहीं बुलाया जाता, क्योंकि एकमात्र विधेयक संविधान संशोधन है जिस पर संसद के दोनों सदनों को बराबर का अधिकार है। तो असहमति का कोई कारण नहीं और संयुक्त बैठक का कोई प्रोविजन नहीं। दूसरा, संविधान मनी बिल ओब्लिक फाइनेंशियल बिल, धन विधेयक ओब्लिक वित्त विधेयक मैंने लिखा है, मैंने वित्त विधेयक ओब्लिक धन विधेयक नहीं लिखा है। तो धन ओब्लिक वित्त विधेयक पर संयुक्त बैठक इसलिए नहीं बुलाया जाएगा क्योंकि भारत में फंक्शनल फेडरलिज्म होने के कारण वित्तीय शक्तियां संघ में निहित है और भारतीय परिसंघ में संघ को रिप्रेजेंट करता है लोकसभा। इसलिए बजट में वर्चस्व लोकसभा का है, राज्यसभा की भूमिका मात्र 14 डेज है। इसलिए बजट के संदर्भ में जब राज्यसभा की भूमिका मात्र 14 डेज है, बजट में वर्चस्व जब लोकसभा का है, तो असहमति का कोई कारण नहीं, ज्वाइंट सेशन का कोई प्रोविजन नहीं होगा। इसलिए धन ओब्लिक वित्त विधेयक पर ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि संसद के दोनों सदनों में असहमति का कोई कारण है ही नहीं। दूसरी बात, एक तो पॉइंट फंक्शनल फेडरलिज्म के कारण मैंने बताया,
दूसरा, आय एवं व्यय के विस्तृत विवरण को बजट कहते हैं। तो सोर्स ऑफ इनकम हम भारत के लोग हैं और सोर्स ऑफ एक्सपेंडिचर खर्च भी हम ही भारत के लोगों पर ही करता है सरकार। और हम भारत के लोगों को रिप्रेजेंट करने वाली संस्था, लोगों की सभा लोकसभा है। तो आय भी हम भारत के लोग, खर्च भी हम भारत के लोग, और हम भारत के लोगों को रिप्रेजेंट करने वाली संस्था, लोगों की सभा लोकसभा है। इसलिए बजट में लोकसभा का वर्चस्व है, राज्यसभा की भूमिका सीमित है। इसलिए असहमत का कोई कारण नहीं, ज्वाइंट सेशन का कोई प्रोविजन नहीं है। तो इसका मतलब संयुक्त बैठक केवल और केवल साधारण विधेयक में बुलाया जाएगा। यदि साधारण विधेयक के संदर्भ में संसद के दोनों सदनों के मध्य कोई असहमत की स्थिति है तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। लेकिन जो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है, यह राष्ट्रपति की सेल्फ डिसीजन पावर नहीं है। संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति का स्वयं का नहीं है। राष्ट्रपति ज्वाइंट सिटिंग तभी बुलाएगा जब मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के द्वारा ऐसा सलाह दिया जाएगा। बिना मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह के राष्ट्रपति ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुला सकता। कब बुलाएगा? जब मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के द्वारा ऐसा सलाह दिया जाएगा, तभी राष्ट्रपति ज्वाइंट सिटिंग बुला सकता है। अब संयुक्त बैठक तो हमारे यहां 26 मार्च 2002 को जो लास्ट ज्वाइंट सिटिंग हुआ है, अटल बिहारी वाजपेयी उस समय देश के प्राइम मिनिस्टर थे, वो 13 दिन में ही ऑर्गेनाइज हो गया था। 13 दिन के अंदर ही संयुक्त बैठक बुला दिया गया था। लेकिन संयुक्त बैठक बुलाने की अपनी एक संविधान में प्रक्रिया भी है कि कब ज्वाइंट सेशन बुलाया जाए। ऐसा नहीं कि असहमति हो गया कल बुला लो, थोड़ा सा एक्चुअल प्रोविजन वही है। लेकिन चूंकि हमारे यहां ज्वाइंट सिटिंग राष्ट्रपति तभी बुलाएगा जब मंत्रिपरिषद ऐसा सलाह देगा, और मंत्रिपरिषद ऐसा सलाह तभी देगा जब मामला लोकसभा का होता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, न कि राज्यसभा के प्रति। इसका मतलब है कि ऑर्डिनरी बिल में भी कहीं ना कहीं लोकसभा का ही वर्चस्व दिखाई देता है, क्योंकि राष्ट्रपति ज्वाइंट सिटिंग तभी बुलाएगा जब मंत्रिपरिषद उसे ऐसा सलाह देगा, और मंत्रिपरिषद ऐसा सलाह तभी देगा जब मामला लोकसभा का हो, क्योंकि लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति नहीं है। दूसरी बात, ज्वाइंट सिटिंग का परिणाम भी लोकसभा के फेवर में ही जाता है, क्योंकि जब ज्वाइंट सिटिंग होगी तो लोकसभा की सदस्य संख्या 543 है और राज्यसभा की सदस्य संख्या इन प्रेजेंट टाइम 245 है। तो 245 है और लोकसभा की कितना है? 543 है। यानी राज्यसभा की सदस्य संख्या का लोकसभा की सदस्य संख्या दुगुनी से ज्यादा है। देख रहे हैं, लोकसभा का सदस्य संख्या 543 है, राज्यसभा की सदस्य संख्या 245 है। इसका मतलब राज्यसभा की सदस्य संख्या से लोकसभा की सदस्य संख्या 2 गुना 2 टाइम्स से ज्यादा दिखाई दे रहा है। इसलिए जब भी ज्वाइंट सिटिंग होगा तो परिणाम भी लोकसभा के फेवर में ही जाएगा, राज्यसभा के पक्ष में नहीं जाता दिख रहा है। इसका मतलब है कि संयुक्त बैठक में भी लोकसभा का ही वर्चस्व दिखाई देता है। दूसरी बात, जब ज्वाइंट सिटिंग होता है तो इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी कौन करेगा?
संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर ही करेगा। लोकसभा स्पीकर नहीं होगा तब डिप्टी स्पीकर करेगा, और अगर डिप्टी स्पीकर भी नहीं होगा तब राज्यसभा का उपसभापति करेगा। इसका मतलब अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर के लिए ही बताया गया है। ये सारे तर्क सिद्ध करता है कि संयुक्त बैठक भले बुलाई जाती है, कहा जाता है कि दोनों सदनों के बीच असहमति हो तब, लेकिन परिणाम किसके फेवर में जाता दिख रहा है? तो परिणाम आपको लोकसभा के फेवर में जाता दिख रहा है। और लोकसभा किसकी सभा है? तो लोकसभा हम भारत के लोगों की सभा है। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहला शब्द लिखा है हम भारत के लोग, और सभी लोग जानते हैं कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, और उस संप्रभु राष्ट्र की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। ये सिद्ध करता है, और भारत की जनता को डायरेक्ट रिप्रेजेंट करता है लोगों की सभा लोकसभा, और लोकसभा का वर्चस्व है। ये सिद्ध करता है सारे तर्क कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, और संप्रभु राष्ट्र की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। इसलिए अल्टीमेट डिसीजन, अल्टीमेट जो निर्णय आ रहा है वो किसके फेवर में जा रहा है? वो लोकसभा के फेवर में जा रहा है। ये सिद्ध करता है कि भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है, और भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। कितना समझ में आया? कितना समझ में आया? जल्दी बोलो, कितना समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो, समझ में आया? और सभी लोगों को समझ में आया है? सभी लोगों को समझ में आ रहा है? अरे संगठा वगैरह को सबको समझ में आ रहा है? संगठा भाई समझ में आ रहा ना? अच्छा ठीक है, जो भी नाम हो, मैं तो ऐसे पुकार दिया था, ठीक है ना? सब लोगों को समझ में आना चाहिए। जो लोग रिकॉर्डेड देखेंगे उन लोगों को भी समझ में आना चाहिए, ठीक है ना? चलिए, अच्छा समझ में आ गया सभी लोगों को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ में आना चाहिए। इससे हमारा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, ठीक है ना? तो दिल गार्डन गार्डन हमारा हो जाता है बढ़िया जब आप लोगों को समझ में आता है। अब चौथा प्रोविजन क्या है? चौथा विधायी शक्ति राष्ट्रपति की क्या है? तो सभी लोग जानते हैं अनुच्छेद 111 है। अनुच्छेद 111 ये क्या कहता है कि कोई भी विधेयक, चाहे वो ऑर्डिनरी बिल हो, चाहे वो मनी बिल ओब्लिक फाइनेंशियल बिल हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो, कोई भी विधेयक हो, वो विधेयक कानून बनता है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ, और वो विधेयक अधिनियम बनता है तत्काल प्रभाव से लागू होने के साथ। तत्काल प्रभाव से लागू होने के साथ ये विधेयक अधिनियम बन जाता है। तो पहली बात तो ये आप लोग ध्यान रखें कि विधेयक, बिल, लॉ, और तीसरा आता है एक्ट। बिल, लॉ और एक्ट। विधेयक कानून बनता है कब? तो बोलो, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ। राष्ट्रपति यदि विधेयक पर हस्ताक्षर करता है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही विधेयक कानून बन जाता है। और कोई भी विधेयक अधिनियम बनता है तो तत्काल प्रभाव से लागू होने के साथ।
लागू होने के साथ। तो कोई विधेयक कानून कब बनता है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ। और कोई विधेयक अधिनियम कब बनता है? तत्काल प्रभाव से लागू होने के साथ वह विधेयक अधिनियम बन जाता है। क्या बन जाता है? अधिनियम। एक तो इसको आप लोग बढ़िया से लिख लो। इसको लिख लिए, बना लिए ना? जल्दी बोलो, बना लिया गया है? प्रणाम भाई, प्रणाम। लेट आजकल आता है, लगता है लेटा रहता है। थोड़ा सा सवेरे जागा करो, ठीक है ना? ऐसा ना हो कि जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा फिर रात भर जागना पड़े। अगर जवानी में जल्दी जग जाओगे तो बुढ़ापा आदमी का चैन से गुजरता है, और अगर अभी चैन रखेंगे तो बुढ़ापा बेचैनी से गुजरेगा, ठीक है ना? और जो आज आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ये वर्तमान के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ये इन फ्यूचर के लिए ही काम कर रहे हैं कि हमारा फ्यूचर सिक्योर होगा, हमारा लाइफ सिक्योर हो जाएगा। और जो गोलू मोनू होंगे, जो भी रखना अपने बच्चों का नाम, टोनी, गोलू, मोनू, उन लोगों को भी जीवन सुरक्षित रहेगा। उनकी आप संवैधानिक आवश्यकताओं को भी पूरा कर पाएंगे और अपने पारिवारिक जिम्मेदारी को भी बढ़िया से निभा लेंगे और देश के एक होनहार नागरिक भी बनेंगे। बताओ कितनी फैसिलिटी है एक बार सिलेक्शन लेने के बाद। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना, अभी जवानी है तो थोड़ा जवानी में जल्दी जग जाओ ताकि बुढ़ापा अच्छा से गुजरे। वैसे बुढ़ौती में बड़ी नींद आती है, लेकिन नींद तभी आती जब पेंशन वगैरह सब बढ़िया मिलता रहता है। नहीं तो भूखे भजन न होए गोपाला, जब भूख से पीड़ित रहेंगे, पतोहू खाना देगी नहीं, तब नींद कहां से आएगी? बताओ कहां से आएगी? इसलिए सब चीजों के लिए मैं व्यवस्था कर दे रहा हूं। ये व्यवस्था मैं कर दे रहा हूं, सब चीजों का अरेंजमेंट मैं कर दे रहा हूं। बस थोड़ा थोड़ा आप लोगों को इंप्लीमेंट करना, बाकी आपका बुढ़ापा जबरदस्त गुजरेगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना? बाकी आंदोलन चल रहा है कि पुराने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो जाए, ये आंदोलन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, हो जाएगा तो बढ़िया ही रहेगा। चलो, समझ में आया भाई? सभी लोगों को सोए नहीं थे? नहीं, सोया करो। मैं ये कहा कि सो ना, तुम लोग राइट टू स्लीप प्रत्येक नागरिक का फंडामेंटल राइट्स। अगर तुमने नहीं सोया तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि प्रकृति ने रात को सोने के लिए दिया है, लेकिन कई लोग जो हैं दिन को रात बनाते हैं, पर्दा सर्दा बंद करके, गेट सेट बंद करके। अगर फिर रात का माहौल नहीं बन रहा है तो आंख में काली पट्टी बांध करके बिल्कुल नाइट का माहौल बना करके 4 बजे तक सोते हैं, 12 से 4। ऐसा हमने इलाहाबाद में देखा, ठीक है ना? 12 से 4 छात्र सोता रहता है। चलो, कोई दिक्कत नहीं है, सोया करो, लेकिन टाइम टाइम से, ठीक है ना यार? मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना है, ठीक है? चलो देखा जाए। अब चलो, ये बना लिए सब लोग, समझ में आ गया? ये सब समझ में आ गया ना? अब देखा जाए तो हमारे यहां बिल, पहले तो ये जानो आप लोग कि बिल 2 प्रकार का होता है। एक को हम लोग ऑफिशियल बिल कहते हैं, ऑफिशियल बिल, और दूसरा कहलाता है नॉन ऑफिशियल बिल। एक को हम लोग कहते हैं सरकारी विधेयक और एक को हम लोग कहते हैं गैर सरकारी विधेयक। मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य के द्वारा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के
किसी भी सदस्य के द्वारा लाया गया विधेयक सरकारी विधेयक कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, कौन सा विधेयक कहलाएगा? सरकारी विधेयक। अभी जो 128वां संविधान संशोधन विधेयक था, क्योंकि वोमेन रिजर्वेशन की बात थी, तो इसको आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जो देश का कानून मंत्री है वो इस बिल को पेश किया था। इस बिल को पेश किया था कानून मंत्री। तो कानून मंत्री इसका मतलब मंत्रिपरिषद का मेंबर है। जल्दी बोलो, 128वां संविधान संशोधन विधेयक जो महिला आरक्षण विधेयक था, अगर कोई आपसे पूछे कौन सा बिल था, ऑफिशियल कि नॉन ऑफिशियल, तो अब आप लोग शायद बता लेंगे कि ऑफिशियल बिल था, क्योंकि मंत्रिपरिषद के सदस्य के द्वारा लाया गया था। क्या नाम है उस विधि मंत्री का जो अक्सर हंसता रहता है? अक्सर उस संसद में हंसता ही रहता है, उसका मुंह कभी नहीं बंद होता, उसके दांत बराबर दिखाई देते रहते कि 36-38 दांत है, और कुछ दांत उसके पेट में भी है, वो बराबर दिखाई रहता। क्या नाम है उसका जो विधि मंत्री का? क्या नाम है? पगड़ी वड़ी बांधे रहता है अक्सर, और जब जब प्रधानमंत्री इधर उधर जाता रहता, बेचारा साथ है रहता है, प्रधानमंत्री के बिल्कुल बॉडीगार्ड की तरह रहता है, ठीक है ना, और हंसता रहता है। उसका काम हंसना है। उसको तो कपिल शर्मा सोम भेज देना चाहिए। क्या नाम है? हाँ, अर्जुन राम मेघवाल। देखो, इतना परिचय बताए तब तुम लोग नाम समझे, ठीक है ना। और वो कहते हैं कि वो आईएएस अधिकारी आईएएस अधिकारी था। अब आप लोग सोचोगे कि ऐसा व्यक्ति भी आईएएस अधिकारी होता है, जो कि आईएएस अधिकारी अपने जीवन में पॉलिटिकल न्यूट्रल होता है, और ये व्यक्ति अपने पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए इतना हंसता है, हमेशा हंसता। प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ भी बोले, उसका काम हंसना ही है। उसको लगता है कि हंसने के ही रूप में उसको प्रसाद मिला है, हंसने का प्रसाद मिला है। ध्यान रखो, हमारे मंत्रिपरिषद में हंसोगे भी तो प्रसाद मिल सकता है। मोदी मंत्रिपरिषद में योग्यता का कोई मानक नहीं, हंसो प्रसाद ले लो। आप सोचोगे क्या आप लोग चाहो कि हम भी हंसे तो प्रसाद? ना, अभी आप संसद नहीं हो, ठीक है ना। यहां ऐसा व्यवस्था हमारे यहां है, ठीक है। और दूसरा, नॉन ऑफिशियल बिल, जो संसद के किसी भी सदन के द्वारा, संसद के किसी भी सदस्य के द्वारा किसी भी सदस्य द्वारा लाया गया विधेयक, किसी भी सदस्य द्वारा लाया गया विधेयक, अभी देखिए कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक नॉन ऑफिशियल बिल लाया था कि भाई 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, और बिल उसने लाया था जिसके खुद ही कई बच्चे हैं, ऐसा पर्सन बिल लाया था कि भाई 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। मतलब तुम्हारे हो, आगे वालों के लिए ना हो। तो मान लो आगे वालों की इच्छा हो तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन ऑफिशियल बिल। हाँ, रवि किशन, वही रवि किशन, नाम नहीं लेना हम लोगों को। तो बेचारा नॉन ऑफिशियल बिल लाया था, और उसका एक दोस्त है हमारे यहाँ का सांसद मनोज तिवारी, तो उसको तो देख ही रहे हो, आजकल बेटी हो रही है, ठीक है ना। तो जब संसद के किसी भी सदस्य के द्वारा विधेयक लाया जाएगा, तो ऐसे विधेयक को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन ऑफिशियल बिल। और मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य के द्वारा विधेयक लाया जाएगा, तो ऐसे विधेयक को बोलोगे ऑफिशियल बिल। तो विधेयक 2 प्रकार का होता है, यह हमेशा आप लोगों को ध्यान रखना है। अब हमारे यहां विधेयक 3 प्रकार का होता है, जिस पर हम लोग आगे बात करने जा रहे हैं। यह विधेयक कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। ए, साधारण विधेयक,
साधारण विधेयक, बी धन ओब्लिक वित्त विधेयक, और सी संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक। और दूसरा, किन विधेयकों पर राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया क्या होगी? राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया, राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया क्या होगी? तो नंबर 1, विधेयक को राष्ट्रपति स्वीकृत देगा। स्वीकृत, अगर विधेयक को राष्ट्रपति ने स्वीकृत दिया तो आप लोग सभी लोग जानते हैं विधेयक कानून बन जाएगा। दूसरा, राष्ट्रपति विधेयक को अस्वीकृत भी कर सकता है। तो अगर विधेयक को अस्वीकृत कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि विधेयक कानून नहीं बनेगा। और तीसरा, राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार करने के लिए वापस भेज सकता है कि भाई एक बार पुनर्विचार कर लो। पुनर्विचार करने के लिए वापस भेज सकता है, वापस कि पुनर्विचार कर लो। अब विधेयकों पर राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया भी आपने देख ही लिया कि 3 प्रकार की प्रतिक्रिया हो सकती है, स्वीकृत, अस्वीकृत और तीसरा है पुनर्विचार। अब साधारण विधेयक, यहां ए को मैं लेकर चल रहा हूं। ए मीन्स जैसे मैंने ए लिखा तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैं साधारण विधेयक की बात कर रहा हूं। तो साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया 1+2+3 यानी स्वीकार भी कर सकता है, अस्वीकार भी कर सकता है, पुनर्विचार करने के लिए वापस भी भेज सकता है। पुनर्विचार करने के लिए वह वापस भी भेज सकता है। तो साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया तीनों की हो सकती है, स्वीकृत, अस्वीकृत और पुनर्विचार तीनों की हो सकती है। मान लीजिए कि राष्ट्रपति ने तीसरा नंबर का उपयोग किया जो आजकल सबसे पॉपुलर है कि पुनर्विचार करने के लिए वापस भेज सकता है। तो ध्यान रखना है कि संघ के साधारण विधेयक को वह एक बार पुनर्विचार करने के लिए वापस भेजेगा। संघ के साधारण विधेयक को वह केवल एक बार पुनर्विचार करने के लिए वापस भेज सकता है, पुनर्विचार रहित या पुनर्विचार सहित। पुनर्विचार रहित या पुनर्विचार सहित यदि विधेयक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर करने के लिए जाता है, राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया उस विधेयक पर स्वीकृत की ही होगी। राष्ट्रपति उसे स्वीकृत ही देगा, नहीं तो अपनी इज्जत अपने हाथ में है। अगर राष्ट्रपति उस विधेयक को स्वीकृत नहीं देता तो विधेयक ऑटोमेटिक कानून बन जाएगा, राष्ट्रपति के सिग्नेचर की कोई आवश्यकता नहीं है। तो राष्ट्रपति संघ के साधारण विधेयक को कितने बार पुनर्विचार करने के लिए वापस भेज सकता है? तो बोलो एक बार। कितने बार? एक बार। तो पुनर्विचार रहित या पुनर्विचार सहित अगर विधेयक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर करने के लिए जाता है तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य है। इसे सस्पेंसिव वीटो पावर के नाम से जाना जाता है। इसे क्या बोलोगे? सस्पेंसिव वीटो पावर। क्या बोलोगे सस्पेंसिव को? कि सस्पेंड हो गया तो क्या बोला जाए? निलंबनकारी। इसको बोलोगे निलंबनकारी वीटो। ये कौन सा वीटो पावर हुआ? निलंबनकारी। सामने लिख लीजिएगा, यहां सामने। संघ के साधारण विधेयक को
राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार करने के लिए वापस भेज सकता है। पुनर्विचार रहित या सहित, पुनर्विचार रहित या सहित यदि राष्ट्रपति के पास विधेयक जाता है तो उसे हस्ताक्षर करना अनिवार्य है, नहीं तो विधेयक कानून बन जाता है। नहीं तो विधेयक कानून बन जाता है। समझ में आया? जल्दी बोलिए, समझ में आया सभी लोगों को? संजय, विकास, सोनी, नितेश, आशीष, मनोज, सभी लोग समझ में आ रहा है? ये सभी लोगों को समझ में आया? कितने बार पुनर्विचार? एक बार, एक बार केवल पुनर्विचार, नहीं तो अपनी इज्जत अपने हाथ, विधेयक ऑटोमेटिक कानून बन जाएगा। यह है साधारण विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति का। कंफर्म हुआ? साधारण विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति की पोजीशन यह दिखाई दे रही है। अब आता है दूसरा। बना लिया है इसको बना लिया है सभी लोग? बना लिया है सभी लोग ना? सभी लोग बन गया है। अब दूसरा आता है धन ओब्लिक वित्त विधेयक। इसका मतलब हम लोग बी की बात कर रहे हैं। बी, धन ओब्लिक वित्त विधेयक का मतलब हम नाम यहां नहीं देंगे, बी देंगे, बी पर। तो बी, धन ओब्लिक वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया स्वीकृत और अस्वीकृत दोनों की हो सकती है। धन ओब्लिक वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया स्वीकृत और अस्वीकृत दोनों की हो सकती है, लेकिन राष्ट्रपति उसे स्वीकार ही करता है। राष्ट्रपति उसे स्वीकार ही करता है। अब मन में होगा कि राष्ट्रपति उसे स्वीकार करता है, प्रतिक्रिया दोनों है, स्वीकृत भी कर सकता है, अस्वीकृत भी कर सकता है, लेकिन अंततः वो स्वीकार ही करेगा। इसके पीछे दो कारण हैं। पहला चीज कि बजट राष्ट्रपति की पूर्व सहमति पर पेश होता है। जब राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही बजट पेश होता है तो उसको स्वीकृत देने में कोई समस्या आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति की पूर्व सहमति पर वित्त मंत्री लोकसभा में बजट पेश करता है। इसका मतलब बजट पेश करता है जो वित्त मंत्री, वो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति पर ही पेश करता है। तो जब आप हमसे पहले ही अनुमति ले चुके हैं तो फिर मैं उसको रोकूंगा क्यों या अस्वीकृत क्यों करूंगा? अस्वीकृत क्यों करेंगे? इसलिए उसको स्वीकृत ही करेंगे। दूसरा आता है द प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एक्ट 1931 में प्रावधान किया गया है कि जिस दिन वित्त विधेयक पेश होता है उसके 75 दिन के अंदर वित्त विधेयक पास होना अनिवार्य है। द प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एक्ट 1931 में प्रावधान किया गया है कि जिस दिन वित्त विधेयक पेश होगा उसके 75 दिन के अंदर वित्त विधेयक पास होना अनिवार्य है।
नहीं तो वित्तीय साख संकट में आ जाएगा। और अगर वित्तीय साख संकट में आ गया तो अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाना पड़ सकता है। इसका मतलब है कि 75 दिन के अंदर आपको पास करना अनिवार्य है। तो हो सकता है कि बजट पास करके संसद ने 60 दिन में दे दिया हो और उसको स्वीकृति देना अनिवार्य 75 दिन के अंदर। तो हो सकता है 10-15 दिन रोके रहे और जब 75वां दिन आ जाएगा तो स्वीकार कर लेगा। इसलिए अस्वीकृत करने से रोक नहीं सकता, यह प्रोसीजर है, प्रक्रिया। बाकी अंततः वो स्वीकृत ही करता है। दो कारण क्लियर हो गया। इसके पीछे दो कारण क्लियर हो गया ना, कि चूंकि बजट राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर ही वित्त मंत्री पेश करता है, इसे जब पहले से ही अनुमति होती है तो असहमति का कोई कारण नहीं होता है। और दूसरा, द प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्स एक्ट 1931 में प्रावधान है कि जिस दिन बजट पेश होगा उसके 75 दिन के अंदर वित्त विधेयक पास होना अनिवार्य है। तो 75वां दिन उसका डेडलाइन है, उस दिन वह उसे स्वीकृत ही करेगा। इसलिए विधेयक पर राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया अंततः क्या होगी? स्वीकृत होगी। कर लेंगे। समझ में आया? जल्दी बोलो बंधुओं, समझ में आया सभी लोगों को? अरे मेरे मित्र, समझ में आया है? समझ में आया सभी लोगों को? अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया मित्रों, बना भी लिया। चलो अब तीसरा है, तीसरी मतलब संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया केवल एक की है। राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया केवल एक, यानी स्वीकृत की ही है। एकमात्र विधेयक संविधान संशोधन विधेयक है जिस पर राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया स्वीकृत की ही होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक एकमात्र विधेयक है जिस पर संसद के दोनों सदनों को बराबर का अधिकार है। जितना अधिकार अपर हाउस उतने अधिकार लोअर हाउस, जितना अधिकार फर्स्ट हाउस रखता है उतना ही अधिकार सेकंड हाउस रखता है। कंफर्म हुआ? तो जब संसद के दोनों सदनों को बराबर का अधिकार है ना, तो जब तक दोनों सदन नहीं पास करेंगे तब तक संविधान संशोधन विधेयक पास माना ही नहीं जाएगा। लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने तो संविधान संशोधन विधेयक गिर गया। राज्यसभा ने संविधान संशोधन विधेयक पास कर दिया, लोकसभा ने नहीं तो गिर गया। इसका मतलब जब दोनों पास करेंगे तभी विधेयक पास माना जाएगा। तो इसका मतलब जब दोनों ने पास कर दिया, इसका मतलब 2:1 से 2:1 से संविधान संशोधन विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास हो चुका है। 2:1 से 2:1 से संविधान संशोधन विधेयक पास हो चुका है, क्योंकि संसद राष्ट्रपति लोकसभा और राष्ट्रपति राज्यसभा लोकसभा से मिलकर बनी। तो संसद तो 3 निकायों से मिलकर बनी है, 2 ने पास कर दिया है, तो 1 की औपचारिकता है। 2:1 से विधेयक पास हो चुका है, बहुमत के साथ पास हो चुका। राष्ट्रपति की स्वीकृत औपचारिकता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति एक औपचारिकता है, केवल फॉर्मेलिटी है। विधेयक तो पास हो चुका है, ऑटोमेटिक कानून बन चुका है, ये तो एक फॉर्मेलिटी है। कंफर्म हुआ? इसलिए संविधान संशोधन विधेयक पर संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने से रोक नहीं सकता। अपनी स्वीकृति देने से रोक
नहीं सकता है, क्योंकि विधेयक 2-1 से पास हो चुका। 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2-1 से पास हो चुका है। तो राष्ट्रपति की स्वीकृति केवल औपचारिकता है, एक फॉर्मेलिटी है। क्या है? मात्र फॉर्मेलिटी, औपचारिकता है। तो यह ध्यान रखना है कि स्वीकृति देने से उसको कोई रोक भी नहीं सकता, वो स्वीकृति ही है। तो क्वेश्चन आया है, कौन सा संविधान संशोधन विधेयक जिस पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने से रोक नहीं सकता? तो क्या बोलोगे? संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, ठीक है ना? बढ़िया समझ में आ गया सभी लोगों को ना? चलिए, ये है विधायी शक्ति में आज हम लोगों ने 4 तो पढ़ लिया, ठीक है ना? कल हम लोग एक और पढ़ लेंगे तो पूरा हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग राष्ट्रपति यानी राज्य शुरू करेंगे। फिर राष्ट्रपति और राज्यपाल के बीच तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, जो कि इस बार जीएस में आया है, पेपर 2 में इस बार आया है। तो पब्लिक एड में तो आना ही आना है, पेपर 2 में भी आता है। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के बीच तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे, लेकिन पहले राष्ट्रपति पढ़ लें सब, फिर राज्यपाल पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, ठीक है ना? तो इस रूप में हम लोग करेंगे, ठीक है? चलिए यार, धन्यवाद। आप बिल्कुल ठीक है ना? सब कुछ ठीक है ना?